अब देखो बहुत ध्यान से समझना, कुछ ऐसी चीज समझा रहा हूं जो आपके नोट्स में नहीं है। नोट्स में तो है ही नहीं, किताबों में तो है ही नहीं, नोट्स में भी नहीं है। ये सिलिकॉन के एटम्स, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है। सारे के सारे सिलिकॉन एटम है ये, सारे के सारे सिलिकॉन एटम है ये। और ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम इस टाइम एक दूसरे के साथ नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस पर हैं। कैसे हैं? नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस पर हैं सारे के सारे ये। मतलब सब के सब अपने आप में कैसे हैं? आइसोलेटेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस एक आइसोलेटेड एटम का मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा? ये बनेगा कौन सा? 1s2, ओके। ये बनेगा कौन सा? 2s2। ये बनेगा 2p6। ये बनेगा क्या? 3s2। और ये बनेगा क्या? 3p2, राइट। ये बनाया मैंने इस वाले एटम के लिए, एक एटम के लिए आइसोलेटेड स्टेट में है ये। अब इसी पेपर पर, इसी ग्राफ पर मैं एनर्जी लेवल बनाने लगूं दूसरे एटम के लिए, तो क्या होगा? अगर दूसरे एटम के लिए मैं बनाने लगूं एनर्जी लेवल इसी ग्राफ पर, इसी डायग्राम पर, तो अब कैसे बनाऊंगा बोलो? हाँ, इन्हीं लाइंस के ऊपर आ जाएंगी इसकी भी लाइन है, क्योंकि सबके एनर्जी लेवल एक से होंगे। ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है। तो दूसरे वाले एनर्जी लेवल, दूसरे वाले एटम के लिए एनर्जी लेवल्स कहाँ आएंगे? बिल्कुल वही के वही आएंगे, एग्जैक्टली वही के वही। और मैं जब तीसरे वाले के लिए ड्रॉ करूंगा, तीसरे एटम के लिए, आइसोलेटेड है तीसरा एटम भी, तो भी बिल्कुल वही के वही, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेट में सभी एटम्स के एनर्जी लेवल वही के वही रहेंगे, है ना। तो ये जो डायग्राम बना अभी हमारा, एनर्जी लेवल्स बने, ये एक एटम के एनर्जी लेवल भी है और ये एक से ज्यादा एटम के लिए भी एनर्जी लेवल है। लेकिन ये कितने हैं हम यहाँ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ये n एटम्स के लिए हैं। n एटम्स के एनर्जी लेवल हैं, जिनमें से हर एक एटम कैसा है? ईच एटम कैसा है? ईच एटम इज isolated. Each atom is in isolated state. Each atom is in isolated state. ये हमारे एनर्जी लेवल ड्रॉ हो गए। अब देखो, जब सारे के सारे नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं सारे के सारे एटम, तो सिंपल सी बात है, ये मिलकर के क्रिस्टल तो इन्होंने बना रखा होगा ही नहीं। नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस का मतलब ये वेपर स्टेट में है, वेपर स्टेट में है। मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन के एक टुकड़े को लेकर आप गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि पहले वो लिक्विड बन जाए, फिर वेपर बन जाए, है ना। और वेपर को भी खूब गर्म कर दो ताकि सारे के सारे एक दूसरे दूर चले जाए, उस कंडीशन में है ये, ठीक। अब हमने इस वेपर को ठंडा करना शुरू करा, मतलब इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कम करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? ये एटम इसके इन्फ्लुएंस में, ये इसके इन्फ्लुएंस में, सब एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालने शुरू कर देंगे, अपने अपना अपना प्रभाव डालना शुरू कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। मतलब अब ये इनके बीच में क्या शुरू हो गया? इनके बीच में एक हल्का सा इंटरेक्शन शुरू हो गया। एटम्स के बीच में क्या हो गया? इंटरेक्शन शुरू हो गया, करेक्ट। अब जब इंटरेक्शन शुरू हो गया तो क्या होगा? देखो, जो इनर मोस्ट शेल है, फर्स्ट शेल 1s2 वाला, 1s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। उसके बाद जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अनअफेक्टेड रही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। लेकिन जो 3s2 वाले
एनर्जी लेवल है 3p2 वाले एनर्जी लेवल है, इन पे इफेक्ट पड़ने लगा। अब इन एनर्जी लेवल्स में चेंज आने लगा। मतलब देखना जरा ध्यान से क्या है, ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ये तो एनर्जी लेवल है उस कंडीशन का एनर्जी लेवल जब कि ये एटम होता आइसोलेटेड, लेकिन अभी आइसोलेटेड नहीं है, अभी आइसोलेटेड नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इनमें से किसी एटम का एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। तो किसी एटम का एनर्जी लेवल थोड़ा सा घट गया, उससे घट गया जितना होता आइसोलेटेड स्टेट में। किसी और एटम का एनर्जी लेवल में और ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये तो मैंने सिर्फ 3 बनाए, अब हैं कितने ये n एटम्स हैं। ये अब भी कितने एटम्स हैं ये आपके पास n एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन अब आइसोलेटेड नहीं है, ये है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में आने लगे। अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से क्या हुआ कि 3s2 और 3p2 वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घट गई, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई। क्यों घटती क्यों बढ़ती है वो पूरी अब क्वांटम फिजिक्स है, फिलहाल उसे हम नहीं समझ रहे, ठीक है। अभी भी लेकिन ये एटम्स बहुत दूर दूर है, क्रिस्टल की फॉर्म में अभी ये नहीं बने, अभी भी वेपर स्टेट में, क्रिस्टल स्टेट में नहीं आए अभी। लेकिन हम सिलिकॉन को अगर यूज करेंगे तो कैसा होगा, सॉलिड क्रिस्टल होगा हमारे पास। हम वेपर स्टेट में यूज नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाता है वेपर। अब इन एटम्स को, सिलिकॉन एटम्स को, ये सब के सब सिलिकॉन एटम्स हैं, सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन, इन्हें आप और पास लेकर आए, यानी इनके बीच का जो इंटरेक्शन था वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो गया, थोड़ा और पास लेकर आए, इंटरेक्शन होने लगा। लेकिन कैसा इंटरेक्शन होने लगा, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होने लगा इनके बीच। तो क्या होगा देखना जरा ध्यान से, 1s2 वाले तो अभी भी अपना घर में अंदर बैठे हुए हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा बाहर से आने वाले का। ये 2s2 वाला ये भी अपने घर पे बैठा हुआ आराम से 2s2, और ये जो 2p6 है ये भी कोई असर नहीं पड़ रहा इनके ऊपर। लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनके बाहर दूसरे इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इन वाले एटम्स के बहकाने में आने लगे अब, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गया ना। तो क्या हुआ कि इनकी एनर्जी लेवल में और ज्यादा डिफरेंस आ गया। किसी की एनर्जी लेवल यहां पहुंच गई, किसी का एनर्जी लेवल यहां आ गया, किसी का एनर्जी लेवल यहां पहुंच गया, कोई और एनर्जी लेवल यहां आ गया। मतलब जो आइसोलेटेड स्टेट में एन एटम्स के लिए एक शार्प लाइन मिल रही थी 3s2 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग, 3p2 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एन एटम्स के लिए एक शार्प लाइन मिल रही थी, अब वही एन एटम्स के लिए एक लाइन नहीं है बल्कि एन लाइंस हो गई अलग अलग। अब भी कितने एटम्स हैं ये, एन एटम्स है, एन लाइंस हो गई। हाँ, इनमें से कुछ भाई, एक अगर हमारे पास 1 करोड़ एटम है तो 1 करोड़ लाइनें नहीं दिखाई देंगी, या हो सकता है 1 लाख लाइनें दिखाई दें, कुछ ओवरलैप भी हो रहेंगी आपस में, लेकिन एक शार्प लाइन तो अब नहीं रही। एनर्जी लेवल्स बढ़ घट गए, बढ़ गए, चेंज होने लगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सिलिकॉन, ये अभी भी ये सिलिकॉन सॉलिड स्टेट में नहीं आया, अभी ये सॉलिड स्टेट में नहीं आया। आपने इसे और ठंडा किया, सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के और पास आने लगे, देख रहे हो, और पास आ गए। अब और पास आ गए तो क्या हुआ, अब और ज्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ा। 1s2 वाले अब भी बेफिक्र बैठे हुए हैं, 2s2 वाले इनको कोई असर नहीं पड़ा, 2p6 वाले इन्हें कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो अब भाई बहुत ज्यादा
प्रभाव में आने लगे, दूसरे एटम्स के बहकाव में आने लगे। किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी की एनर्जी घट गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई। ये मतलब इनकी एनर्जी में इतना ज्यादा चेंज आ गया कि अब तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी वाला लेवल पी लेवल है, कौन सा लेवल एस लेवल का है, और कौन सा लेवल 3s का है, कौन सा लेवल 3p का है। सब आपस में मिलते चले गए। समझ रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो 3p लेवल पर थे, उनकी एनर्जी इतनी घट गई कि वो 3s लेवल पे उतर आए। हालांकि 3s और 3p लेवल के एनर्जी के बीच एनर्जी लेवल बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो 3p लेवल पर थे, उनकी एनर्जी इतनी घट गई जितनी की 2s वालों 3s वालों की होती है। तो वो 3s लेवल के नीचे पहुंच गए। कुछ 3s वालों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी बढ़ गई जितनी कि आइसोलेटेड स्टेट में 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो इनकी यहां पहुंच गए। अब ये इतने मिल गए आपस में कि कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी वाली लाइन 3s लेवल की है, कौन सी वाली लाइन 3p लेवल की है। इंटरमिंगल्ड हो गए दोनों के दोनों लेवल। क्यों? क्योंकि एटम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बना, अभी भी क्रिस्टल नहीं बना। सिलिकॉन के एटम अभी भी एक दूसरे के साथ स्टेबल डिस्टेंस पर नहीं आ पाए। अभी आपने इन्हें और लाए पास में, ठीक है, एटम्स को थोड़ा और पास लाए, ऐसे लाए, एटम्स को पास लेकर आ गए। तो अब क्या होगा? अब कुछ इफेक्ट अपोजिट पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है इफेक्ट? अच्छा, फिर से हम यहाँ थोड़ा सा फिर पीछे बात करें। देखिए ध्यान से, ये आइसोलेटेड स्टेट की है। आप मुझे बताइए 3s2 कितनी लाइंस हैं? ये 3s2 की, 3s2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस हैं? ये यहाँ n लाइंस है ना, क्योंकि n एटम्स के लिए बना रखा है। 3p2 लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस हैं? ये n लाइंस है। बस है क्या कि सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए एक ही दिखाई दे रही है हमें यहाँ। करेक्ट। अच्छा, 3s2 और 3p2 दोनों में मिलकर के कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज थी? 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर? 4। अब ध्यान से देखना जरा, ये सारी लाइंस मिलकर के कितनी लाइंस होंगी? कितनी लाइंस होंगी? देखो ध्यान से, एक एटम के लिए एक लाइन तो होती है 3s की, और एक लाइन होती है 3p की। तो n एटम्स के लिए ये लाइंस कितनी है? एक एटम के लिए 2 लाइन है थर्ड शेल की, तो n एटम्स के लिए 2n लाइंस है ना। तो कितनी लाइंस हो गई? 2n। इन सारी की सारी एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल? इन सारी की सारी एनर्जी लेवल्स पर कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? कितनी है गुंजाइश इलेक्ट्रॉन्स आने की? 8 तो एक एटम के लिए है ना, लेकिन ये आप बना रखा आपने किसके लिए? ये तो n एटम्स के लिए बनाया हुआ आपने। तो ये आपके 8n इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसीज हैं यहां पर, है ना? कितने? 8n। 8n एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ। क्या है? 8n एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ कुल मिलाकर के, क्योंकि जो 3s2 है ये भी 2 में स्प्लिट हो जाएगा, फिर ये भी स्प्लिट हो जाएगा 3 में अलग अलग। तो 8n यहाँ एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन इसमें से कितने हैं? 4n तो क्या है? फील्ड है। और बाकी 4n एनर्जी लेवल्स कैसे हैं? ये खाली पड़े हुए हैं। अब हो सकता है यहां वाला ये एनर्जी लेवल खाली हो, यहां वाले एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पता नहीं चल रहा कि वो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है या 3p वाला इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो, कुछ पता नहीं कि वो 3s वाला इलेक्ट्रॉन आया है या वो किसी 3p वाले की एनर्जी घटते घटते 2s वाले से भी नीचे हो गई। बस ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 8n वैकेंसीज हैं, उसमें से 4n तो फिल्ड हैं और 4n कैसी हैं? खाली पड़ी हुई है। ऐसा हो सकता है इस समय
कि ये वाला एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले एनर्जी लेवल में नहीं है, यहाँ वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले में नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं। अभी भी ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आया, अभी इतने पास नहीं आए कि एक दूसरे के साथ चिपक के जम के बैठ जाए और क्रिस्टल बना ले, अभी भी अलग अलग। आप और पास लेकर आए, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल पर हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नीचे लोअर एनर्जी लेवल पर आना शुरू कर देते हैं। आपको पहले पता है मोस्ट स्टेबल कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब है, जब वो अपने मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट में होगा। हाइड्रोजन एटम मोस्ट स्टेबल कब है, जब उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे ज्यादा अगर होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा बात समझ आ रही है? फिर से हाइड्रोजन एटम पर मैं आ जाऊं। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, -13.6। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया वो n=2 पर पहुंच गया तो वहां रुकेगा नहीं, तुरंत 10⁻⁻8 सेकंड के बाद इसे वापस आना पड़ेगा। जब वापस लौटता है तभी तो अपने अंदर से लाइट निकालता है, अनस्टेबल होता है हायर एनर्जी लेवल पर। तो यहां भी क्या हुआ कि सिलिकॉन एटम्स ने सबने एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट किया, कहने लगे देखो एनर्जी जो है गड़बड़ चल रही है, एनर्जी लेवल गड़बड़ हो रहे हैं, ऐसा है जहां आगे सीट खाली पड़ी हुई है पहले यहां आ जाओ, लोअर एनर्जी लेवल पर आए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आने शुरू हो जाते हैं, कब, जब आपने इन्हें और ज्यादा नजदीक लाए। तो 1s2 वालों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और 2s2 वाले ये भी अब भी ये अनअफेक्टेड है, मजे में है, कोई इस पर कोई चिंता की बात ही नहीं है इनके लिए। 2p6 वाले भी एज इट इज है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इन दोनों के बीच में एक गैप बनना शुरू हो गया, गैप बनना शुरू हो गया। एक गैप सा आना शुरू हो गया इनके बीच में। एनर्जी और कम हो गई, देखो मैंने और भी नीचे बनाया है इसको, एनर्जी और भी कम होने लगी और इनके बीच में एक गैप क्रिएट होने लगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां जो हायर एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को छोड़ करके नीचे एनर्जी लेवल पर आने लगे, बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। गैप भी क्यों क्रिएट होता है इसकी भी अलग कहानी है, लेकिन अब भी ये एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे नहीं है, अब भी ये स्टेबल नहीं हो रहे, अभी भी ये क्रिस्टल नहीं बनाए इन्होंने जुड़ करके, आपने इन्हें और ठंडा किया, एटम्स और पास आ गए। एटम्स आ गए, कितने पास आ गए, एटम्स आ गए इतने पास कि अब ये सब मिल करके इन्होंने क्या बना लिया, एक स्टेबल क्रिस्टल बना लिया। क्रिस्टल बना करके ये यहां बन गए सिलिकॉन क्रिस्टल, इन्होंने बना लिया है, सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लिया। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होते होते, क्रिस्टल फॉर्मेशन होते होते क्या होगा कि जो 8n वैकेंसीज थी उनमें 4n वैकेंसीज ऊपर पूरी तरह से खाली रह जाएंगी और नीचे की 4n वैकेंसीज, लोअर एनर्जी वाली 4n वैकेंसीज पूरी तरह से भर जाएंगी। चाहे ये 2s ऑर्बिटल है, ये 3s वाला है, या चाहे 3p वाला है, अब 3p और 3s का कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा। अब यहां पर या इस लेवल पर पहुंचते ही हम कह ही नहीं सकते कि ये 3s वाली लाइन है, 3p वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी 3s वाली है 3p वाली, इतनी आपस में मिल गई सारी। किसी 3s वाले की तो एनर्जी घटते घटते 3s से भी नीचे हो गई, किसी 3s की एनर्जी बढ़ते बढ़ते 3p वाले से भी ज्यादा हो गई। तो सब आपस में मिल गए यहाँ पर। जब यहाँ आपस में मिल गए तो इसमें भी हमें नहीं पता लग रहा, हमें मतलब ही नहीं रहा कि कौन सा एस लेवल है कौन सा पी लेवल है। हमें तो इतना दिखाई दे रहा है कि ऊपर के एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल खाली होने शुरू हो गए और नीचे लोअर एनर्जी लेवल भरने शुरू हो गए। सिलिकॉन क्रिस्टल बनने तक जब ये स्टेबल क्रिस्टल बना, कैसा बना, स्टेबल क्रिस्टल बना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आ गए एटम्स। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जब एटम्स के बीच में ना तो रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है, न्यूट्रल हो गए सारे। अब यहां इस स्टेट में आने तक, इस स्टेट में आने तक क्या कंडीशन बनी, देखना ध्यान से। कंडीशन ये बनी कि जो 1s2 लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2s2 लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2p6 वाला लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा,
लेकिन इसके ऊपर जो 3s और 3p था उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया 3p 3 वाले के। कुछ लेवल तो यहां बन गए, ये कुछ लेवल ये बन गए, ठीक है, और कुछ लेवल इसके ऊपर चले गए, कुछ लेवल यहां इसके ऊपर चले गए, राइट। अब हुआ क्या, हुआ क्या, कितने लेवल थे टोटल मिलाकर के, ये कितने थे टोटल मिलाकर थे 8n, 8n थे, 8n थे। यहां पता ये लगा कि नीचे वाले जो 4n लेवल्स हैं ये आपके कंप्लीटली फिल्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पर आ गए, और ऊपर के जो 4n लेवल्स आपके बचे ये बिल्कुल क्या है, टोटल एम्प्टी, खाली हो गए, ठीक है। और ये कंडीशन बनती कब है, ये कंडीशन बनती है 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर। कब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये कंडीशन बनी क्या, कि 4n कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स हैं और 4n टोटली एम्प्टी एनर्जी लेवल्स हैं। अब ये 3s भी नहीं है, 3p भी नहीं है, ना ये 3s है ना 3p है। अब इनके एक नाम रख दिए हमने, इनके नाम रख दिए, ध्यान से देखो, अभी भी है तो ये आउटर मोस्ट ही, ये इन सबसे अंदर का, ये बीच का, और आउटर मोस्ट ही तो है ये। और आउटर मोस्ट वाले को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, कौन सा शेल बोला जाता है आउटर मोस्ट वाले को, वैलेंसी शेल, ठीक है। तो इसका एक नाम रखा वैलेंसी शेल। तो ये है नहीं, एनर्जी लेवल तो ये है नहीं, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, इसलिए इनका नाम रखा वैलेंसी बैंड, ठीक है। 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहां, वैलेंसी बैंड में, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के किस बैंड में है सारे इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड को छोड़कर चला जाए तो क्या होता है, किसी भी एटम का, ये एटम है, एटम में ये वैलेंसी बैंड है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इसे छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, जो इसे छोड़कर चला गया वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जैसे कि मेटल में हुआ करते हैं घूमने फिरने के लिए, और वो कंडक्टर बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेगा और वो जो मटेरियल है पूरा का पूरा मटेरियल कंडक्टर बन जाएगा। तो अगर बाय द वे किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉन 4n कंप्लीटली फिल्ड यानी वैलेंसी बैंड से निकलकर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए ऊपर, कंडक्ट वैलेंसी बैंड को छोड़ के चला जाए कंडक्शन बैंड में, यहां पहुंच जाए ऊपर वाले बैंड में, तो अब वो क्या कहा जाएगा, जब जो वैलेंसी बैंड को छोड़कर चला गया वो एटम को छोड़कर चला गया। वैलेंसी बैंड समझ रहे हो, वैलेंसी बैंड कौन सा बैंड है, वैलेंसी बैंड हमारा आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंसी शेल जो बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल को छोड़कर चला गया मतलब आउटर मोस्ट शेल में भी नहीं है वो, फिर तो वो एटम में है ही नहीं, फिर एटम आयनाइज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़कर चला गया ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बाउंड रहा ही नहीं, ये फ्री हो गया, फ्री हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर इस वैलेंसी बैंड को छोड़कर चला जाए, ऊपर चला जाए, अब ऊपर कौन सी जगह है इसके पास, ऊपर जो भी जगह है वहां अगर ये पहुंच जाए तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी बैंड को छोड़कर चला गया वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, और कहां रहेगा वो, ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर रहेगा। तो इस ऊपर वाले एनर्जी लेवल का नाम दे दिया क्या, कंडक्शन बैंड। क्या नाम दे दिया, कंडक्शन। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड के अंदर है तब तक वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर वो वैलेंसी बैंड को छोड़कर आ गया, कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और चार्ज कंडक्ट करना शुरू कर देगा। समझ आई बात, अच्छा।
ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर कि 4n कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी बैंड, जिसे वैलेंसी बैंड कहा गया, 4n टोटली एम्प्टी जिन्हें कंडक्शन बैंड कहा गया। ये कब है, किस स्टेट में है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है। ठीक है, बात समझ आई? अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 डायग्राम मैंने ड्रॉ करे हैं, 6 डायग्राम ड्रॉ करे हैं, है ना। इन 6 के 6 डायग्राम्स को मैं एक सिंगल डायग्राम में लेकर आ रहा हूं। बड़ा अजीब सा लगेगा जी, वो कैसे बना दिया आपने, अभी तो कुछ ऐसे बना रखे थे, अब ऐसे बना दिए सारे। जब मैं इन्हें इकट्ठा करूंगा तो आपको इकट्ठा वाला डायग्राम तो ऐसा लगेगा जी इनमें से तो कोई सा भी ना मिल रहा है इनसे, जैसे जो आप बना रहे हो। देखना आप ध्यान से, ये वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जो किताबों में बना हुआ है, जो बुक्स में बना हुआ है। और यही आपको बनाना भी है एक्चुअली। अगर एनर्जी बैंड थ्योरी पर आपका क्वेश्चन आता तो यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पर ली एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है क्या, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, और हम उल्टा ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस एट बिटवीन एटम्स, बहुत सारा डिस्टेंस, बहुत सारा डिस्टेंस एटम्स के बीच में।